गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं फूड टेक स्कॉलर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फसाई के डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे फसाई CFSO हो गया, TO हो गया, या फूड एनालिस्ट हो गया, या फिर स्टेट FSO, इन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके अपकमिंग एग्जाम के बारे में हम लोग उनके कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं एक क्लास में। आज ये हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। इस क्लास में खासकर जो 0 to हीरो सीरीज चल रही है, इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के हम लोग क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए CFSO के लिए खासकर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट, मतलब फसाई जो असिस्टेंट होता है, या फिर स्टेट FSO फूड एनालिस्ट होता है, इन सब के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे यानी फूड साइंस बैकग्राउंड से, फूड टेक बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि फूड बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा तमाम ऐसे कोर्सेज, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, तो उनके लिए क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप 200 MCQ प्लस उनके जो कॉन्सेप्ट उसमें आने वाले हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो उसमें कॉन्सेप्ट पे आता है, जो कि क्या करेंगे, हम लोग उनको समझते हुए चलेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, ठीक है। फैक्चुअल बीच तमाम ऐसे उसमें आते हैं कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। और ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन से लगभग आपको मल्टीपल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं फसाई का, जैसे रोल हो गया, क्या है, फंक्शंस हो गए, या इसके इनिशिएटिव हो गया, या कुछ रूल एंड रेगुलेशन क्या है, तो उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारा सेकेंड क्लास है, तो चलिए सेशन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग का ऑफिशियल ऐप है, जो कि फूड टेक स्कॉलर, यानी जिसके YT क्लासेस पे हम लोग यूट्यूब चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसका इनिशिएटिव है, हमारे मेन चैनल एग्रीकल्चर एंड GK कोचिंग का इनिशिएटिव एक चैनल है, जो कि हम लोग जो MCQ करने वाले हैं, वो जो है स्कॉलर, फूड टेक स्कॉलर के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बात करें इस ऑफिशियल ऐप के बारे में एग्रीकल्चर एंड GK के, तो इसका जो फीचर्स है, यानी आवर कोर्सेस हैं, इसमें आपके वेरियस एग्जाम के वेरियस कोर्सेस मिलने वाले हैं, वेरियस टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल हो गया, फ्री कोर्सेस हो गए, कुछ ऐसे फ्री कोर्सेस जो हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस मिल जाएंगी, और ICR के नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर जिनका फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, नहीं, जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन, उनके सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। YT क्लासेस आपको, यानी YT क्लासेस जो नोट्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो इसे क्या करें, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसे क्या करें, इंस्टॉल कर लें, या फिर क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड GK की इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को, ठीक है। ये है हमारा मेन यूट्यूब चैनल, इसका फूड टेक स्कॉलर्स का। इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को क्या करें, इससे जोड़ें, मतलब उन्हें भी शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहें, ताकि क्या हो, आपका जो सहयोग होगा उसी हिसाब से हम लोग अपना एफर्ट्स लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लासेस के लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड अलाउंस फॉर साल्ट बाय WHO एंड एडल्ट्स, मतलब WHO द्वारा
वयस्कों के लिए नमक की मात्रा की सिफारिश की गई, मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए। WHO ने कितना अमाउंट रिकमेंड किया कि जो एक एडल्ट है, एडल्ट व्यक्ति है, तो वो इतना मात्रा में नमक खा सकता है, उसे इतना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो कितना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन पे जाने से पहले, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसके, WHO के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। बात करें WHO की, इसकी WHO की अगर हम बात करें तो क्या होता है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, WHO का। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। किसकी? यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है। किसकी भैया? यूएन की ये क्या है, एजेंसी है, ठीक। अगर हम बात करें तो ये काम क्या करता है, यानी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, किससे, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये ग्लोबली वर्क करता है, ठीक है। कितना, मतलब ग्लोबली वर्क करता है, किससे, क्या वर्क क्या है, तो हेल्थ सेक्टर रिलेटेड वर्क इन ग्लोबली, मतलब अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर क्या करता है, ये हेल्थ से जुड़े हुए कार्य करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं और इसके कुछ पॉइंट की, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसके इस्टेब्लिश की बात करें तो कब हुआ था WHO इस्टेब्लिश, इसकी कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे भैया इसका हेडक्वार्टर, तो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इसके मेंबर की तो इसमें कितने मेंबर हैं, 194, मतलब कितनी कंट्री जो हैं इसकी मेंबर हैं, तो 194 कंट्री हैं, ठीक है। कितनी है, 194 कंट्री। इंडिया इसका जो है सदस्य कब बना, इसका मेंबर इंडिया कब बना, किसका, WHO का, देख लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, किसकी, इंडिया की बात करें तो ये कब बना था इसका मेंबर, 12 जुलाई 1948। कब भैया, 12 जुलाई 1948, मतलब 12 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इंडिया में, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये WHO के बारे में बेसिक सी जानकारी थी, ठीक है। क्या थी, बेसिक सी जानकारी कि WHO जो है क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक एजेंसी है। वर्क क्या करता है, तो हेल्थ रिकॉर्डिंग ये वर्क करता है, हेल्थ से जुड़ी हुई वैश्विक स्तर या फिर ग्लोबली या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, ठीक है।
इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टेबल किया गया। हेडक्वार्टर्स की बात करें, हेडक्वार्टर्स का कहाँ है तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और वहीं पे बात करें मेंबर इसके कितने कंट्री हैं तो 194 कंट्रीज के मेंबर हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इसका मेंबर कब बना तो 12 जुलाई 1948। ठीक है, क्या है 12 जुलाई 1948 में इंडिया इसका मेंबर बना। वहीं पे हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है भैया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये थी बेसिक सी जानकारी किसकी, WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और हम बढ़ेंगे ऑप्शन की तरफ। ये कितना रिकमेंड करता है, 5 ग्राम पर डे हमको साल्ट खाना चाहिए। जो एडल्ट व्यक्ति होता है, वैक्स जो होते हैं उनको 5 ग्राम, ऐसा WHO का कहना है, वो रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ कंज्यूमर्स एनालाइज द सैंपल ऑफ फूड अंडर फसाई, यानी उपभोक्ता नमूनों का विश्लेषण कैसे करता है। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर होता है वो नमूनों का विश्लेषण कैसे करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारे क्या क्या कह रहे हैं, FSI के तहत भोजन का विश्लेषण कैसे करता है। ठीक है, ये कॉमन बेस क्वेश्चन है। यानी अगर बात करें हम किस पे, FSI के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। एक्ट क्या होता है, FSI काम क्या करता है, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें CEO का काम क्या है, चेयरपर्सन का काम क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस FSI के बारे में कर चुके हैं। एक्ट कब आया, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इन सब के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। क्या कह रहा है, डायरेक्टली बाई अप्रोचिंग अथॉरिटी, यानी जो सैंपल्स होते हैं फूड अंडर FSI के, वो जो विश्लेषण करता है वो क्या अथॉरिटी करती है, इसके अप्रोच पे किए जाते हैं डायरेक्ट। जो हमारी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या इसके अप्रोचेस पे उसकी सैम्पलिंग की जो सैम्पलिंग होती है किसकी, फूड्स की, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है। देखते हैं भाई, हो सकता है, लग रहा है ऐसा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो कंज्यूमर कैन नॉट एनालाइज, जो कंज्यूमर होता है वो क्या एनालाइज नहीं करता बिल्कुल, क्या वो चीज़ें नहीं देखता कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड में, इससे एक्सपायरी डेट क्या है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, कब से कब तक मतलब खाने योग्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर क्या करता है, देखता है। ठीक है, हम थर्ड ऑप्शन की बात करें सी की, तो दी सैंपल परमिशन ऑफ पुलिस इज रिक्वायर्ड, क्या भैया सैंपलिंग के लिए पुलिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसा कुछ है। पुलिस हमें बताएगा कि आपको ये खाना है तो इसको एनालाइज मतलब आप करो या ना करो, ये सही है जो फूड प्रोडक्ट्स है ये गलत है, या पुलिस की ऐसा कोई है उसमें अहम रोल कि पुलिस बताती है ऐसा तुम करो, मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन हो सकता। ठीक है, अगला क्या है, नन ऑफ दीज। तो चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होने वाला है। कौन सा भैया, डायरेक्टली बाई अप्रोचिंग अथॉरिटी, यानी जो फसाई है वही क्या करता है, तो उसमें सैंपल होता, हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फूड रिलेटेड कोई भी वर्क हो गया। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके प्रोडक्ट रेडी किए जाते हैं, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट होने चाहिए, किस कंटेंट में होने चाहिए, उन सारी चीज़ों को क्या करता है वो डिसाइड करता है। उसकी जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी जो और एजेंसियां होती हैं, क्या करती हैं उसको डिसाइड करती हैं, कंफर्म करती हैं, और उसको क्या करती हैं, सैम्पलिंग करती हैं, उनकी जांच करती हैं, देन फाइनली उसको क्या करते हैं, पैकेज करते हैं और लेबलिंग करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड एक्ट 2006, क्या राज्य सरकारों को अनुपालन करना होगा खाद्य अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ 2006 को। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि जो
2006 में एक्ट बना, फसाई का जो एक्ट बना, क्या वो राज्य सरकारें उसकी पालन करेंगी या नहीं करेंगी, या उनको करना जो अधिनियम बनाया गया उनको कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही ऐसा मुझे लग रहा है। एक बात और, जो मान लो एफसीआई हो गया या फिर फसाई हो गया या एफएसओ के कुछ एग्जाम हमने देखे, उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं यस और नो कर करके। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। बाकी बात करें किसकी, इसकी तो चर्चा फूड एक्ट की ऑलरेडी हो ही चुकी है प्रीवियस क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी चर्चा करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंप्लाई मतलब होता है भैया पालन करना। क्या? पालन करना। यानी मान लो कि फसाई ने कोई नियम बनाया तो क्या उसे राज्य सरकारें उसका पालन करेंगी या नहीं करेंगी, तो करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नो है, सेकंड यस है। ठीक है, हम सी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रिक्वायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या राज्य सरकारें जो फसाई ने नियम बनाए हैं, रूल एंड रेगुलेशन, उसने अपने एक्ट वगैरह बनाए हैं, तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके परमिशन की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको माने या ना माने, ऐसा कुछ है? क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो देखते हैं है कि नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो रिक्वायर्ड परमिशन ऑफ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, क्या भैया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इसके परमिशन की रिक्वायरमेंट है कि भैया जो राज्य सरकार की बात करें तो क्या हेल्थ मिनिस्ट्री इनको परमिशन देती है कि ठीक है आप जो है फसाई ने जो एक्ट बनाया है, अगर आपको फूड से रिलेटेड वर्क करने हैं तो उसे आपको मानना पड़ेगा। क्या इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई अहम रोल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अहम रोल है? तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। वैसे बात करें तो फसाई जो है वो आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भैया है, तो केंद्रीय एजेंसी है। वहीं पे बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इस एक्ट के लिए ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बनाने के लिए परमिशन वगैरह हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें अहम रोल निभाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है, क्या उसको पालन करना होगा, इस एक्ट को करेगी या नहीं करेगी, उसमें क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसमें परमिशन देगी तब वो स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट का पालन करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको क्या करेगी, परमिशन देगी, तब ये क्या करेगी, इस एक्ट का पालन करेगी, जो फसाई का 2006 एक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें सही क्या होने वाला है। कह रहा है यस, यानी डू स्टेट गवर्नमेंट हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड एक्ट 2006। कहने का मतलब ये है भैया कि अगर आपको कोई काम करना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कोई या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई भी हो, ठीक है, इंडिया में जो भी हैं चीज़ें, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, फूड रिलेटेड फूड सेक्टर पे पूरा वर्क करती है, तो अगर आपको काम करना है तो उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा काम आपका नहीं चल सकता। चलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है, आपको समझ में ये आ गया होगा। हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम कवर्स अंडर, मतलब मध्याह्न भोजन योजना किसके अंतर्गत आती है? मिड डे मील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मोस्टली ये जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, पहले तो ये 1 से 5 तक यानी बच्चों को जो यह मिड डे मील प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। उसके बाद क्या किया, अपर प्राइमरी जो क्लासेस होते हैं यानी 6 to 8, मतलब अब कुल मिला के 1 से 8 तक के बच्चों को जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें उन बच्चों को मतलब दोपहर का भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो वो मिड डे मील, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये हमारे रहे ऑप्शन। पहले हम बात करते हैं किसकी भैया, मिड डे मील की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मिड डे मील जो है हमारा किसकी, मिड डे मील की। मिड डे मील की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वहीं हम बात करें किसका, मिड डे मील का,
तो इसका सबसे पहले नाम क्या था, ठीक है, मिड डे मील का सबसे पहले नाम क्या था और इसके एम क्या थे, ये शुरू कब किया गया, कौन सा स्टेट सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, उसके बाद जो है पूरे इंडिया में इसको कब स्टार्ट किया गया, इसका एम क्या था, मेन एम क्या था। तो एम जो, अगर एम्स की बात करें, इसके किसकी एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो उसका जो उद्देश्य था कि जो बच्चे होते हैं, मोस्टली रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उतने सक्षम उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय जो गांव में होता है मोस्टली, अगर उसकी बात करें तो वहाँ जो बच्चे जाते हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ने जाते हैं, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया कि इनको मिड डे मील जो दोपहर का भोजन है इसको दिया जाए। उसमें उनकी जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत से बच्चे नहीं जा पाते हैं, कुछ रीजन होता है, बहुत से उसमें ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्या होते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए सरकार ने ऐसा स्कीम चलाया, ठीक है, क्या है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा इस स्कीम को चलाया था, उनकी अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए इसको चलाया गया, ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे। और साथ ही साथ बात करें तो रिड्यूस करें कि जो ड्रॉप आउट्स रेट था उसको रिड्यूस करने के लिए किया गया कि बच्चे छोड़ दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उसकी वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उस समस्या जो प्रॉब्लम थी उसको रिड्यूस करने के लिए भी इस मिड डे मील को लाया गया। ये बेसिक से पॉइंट थे, ठीक है। इसका जो एम था, चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं। मिड डे मील का एट ए प्रेजेंट, जो अगर हम प्रेजेंटली की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इसको किस नाम से जाना जाता है मिड डे मील को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। किसके, पीएम, किसके, पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है अब रिसेंट में, ठीक है। मिड डे मील से भी पहले इसका एक नाम था, लेकिन अभी जो है पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हम बात करें फुल फॉर्म की, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, क्या, प्रधानमंत्री, क्या भैया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है इसका फुल फॉर्म है, किसका, पीएम पोषण का, या फिर मिड डे मील का। मिड डे मील इसका पहले नाम था, अब इसका जो है पीएम पोषण के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, तो स्टार्ट सबसे पहले किसने किया था, स्टार्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इसने कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो 1960 में। कब, 1960 में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। जो वहाँ के एक्स सीएम थे, कौन, तमिलनाडु के जो एक्स सीएम थे, उन्होंने इसको शुरुआत किया था, के कामराज। कौन, के कामराज। किसने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम। जो स्टेट था वो तमिलनाडु था। कौन था भैया, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया। बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात कर लें, तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था भैया जी, कब हुआ था ये, 15 अगस्त 1995 में। कब, 15 अगस्त 1995 में इसको स्टार्ट किया गया इन इंडिया में। 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। कहाँ पे, इंडिया में। उसके बाद तब इसका नाम क्या था, जब इसको इंडिया में स्टार्ट किया गया था, तब इसका नाम जो था, क्या था, एनपी, क्या, एनपी, एनएसपीई, एनपी, एनएस
पी था। मतलब कहने का ये है कि इसका जो फुल फॉर्म था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल, क्या, नेशनल प्रोग्राम ऑफ, क्या भैया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, क्या था, टू प्राइमरी एजुकेशन। ये इसका पहला नाम था, ठीक है। उसके बाद इसको मिड डे मील कर दिया गया। मिड डे मील से अब जो इसका नाम है पीएम पोषण कर दिया गया, प्रधानमंत्री क्या पोषण शक्ति निर्मल कर दिया गया। सबसे पहला स्टेट जो है 1960 में तमिलनाडु जो था इसको लाया था। उस समय जो वहां के मुख्यमंत्री थे के कामराज थे। अब बात करें कि 2000 कब, 2001 से 2002, कहीं 2001 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 2002 लिखा हुआ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसको पूरे इंडिया में क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, सब जगह इसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इस स्कीम को सभी जगह इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भैया, डिसाइड किया, चाहे वो आपके स्टेट हो, क्या हो, स्टेट या फिर यूटी हो, इम्प्लीमेंट सब जगह किया जाए, ठीक है। कब, 2001 से 2002 में इसने डिसाइड किया। कहीं एक मिलेगा कहीं दो मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो था इसके बारे में बेसिक सा पॉइंट मिड डे मील के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट था। बात कर लें इसके फंडिंग की, तो फंडिंग कौन करता है भैया, फंडिंग की बात करें, फंडिंग की अगर हम बात कर लें तो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इंप्लीमेंट कौन करता है, स्टेट करता है या यूनियन टेरिटरी, मतलब जो दोनों होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों या फिर प्रदेशों, दोनों क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फंडिंग जो है आपकी कौन सी करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मिड डे मील क्या था आपको समझ में आ गया सारी चीजें। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। इसकी ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। लिखा हुआ है BIS, क्या, BIS मतलब दी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका काम क्या है भैया, यानी जो बिस है यानी BIS है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो है क्या करता है, ये स्टेब्लिश किया गया, प्रमोट एंड रेगुलेशन करता है, किसको, क्वालिटी को, किसको, क्वालिटी को ये प्रमोट एंड रेगुलेट करता है। तो लिख लीजिएगा इसके बारे में, ये क्या है, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है प्रमोट एंड रेगुलेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोट एंड रेगुलेट
क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या प्रमोट एंड रेगुलेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसको भैया, गुड्स और सर्विसेज को। किसको, गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। रेगुलेट करता है, उनकी जो क्वालिटी होती है उनको क्या करता है, प्रमोट और रेगुलेट करता है गुड्स और सर्विसेज, मतलब वस्तु और जो सेवाएं होती हैं उनको प्रमोट करता है और उनको रेगुलेट करता है। कौन, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, फसाई के एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, चर्चा करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। बात कर लेते हैं अपेडा, इसको भी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, हमने पूछा भी था लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलिए अपेडा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है भैया, एग्रीकल्चरल, क्या, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, क्या, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, क्या भैया, डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका जो है अपेडा का फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है चीजों को, जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, उन पे क्या काम करता है, ये फूड प्रोडक्ट को, उनको प्रोसेस का भी काम करता है और क्या करता है भैया, एक्सपोर्ट का काम भी करता है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो किस मिनिस्ट्री में ये आता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ये आता है। ठीक है, स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1986 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, इसकी भी चर्चा हुई थी। ठीक, अगला क्या है हमारा, EIC, क्या भैया, EIC, ये क्या होता है, मतलब एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, फुल फॉर्म होता है इसका। EIC की बात करें तो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या होता है भैया, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है EIC का फुल फॉर्म। इसका काम क्या है देख लेते हैं। EIC का काम क्या है, सबसे पहले ये किस मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री की बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ किसमें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही आता है। कौन, EIC भी आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आपका जो EIC है, मतलब एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही आता है। ठीक है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ही ये भी आता है। इसका काम क्या है देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसको किसने किया, यानी स्टेबल किसने किया, तो कौन कर रहा है भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया है। किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी इस्टेब्लिश किया, किसको, EIC को। ठीक है, एम इसके क्या है देख लेते हैं, एम क्या है, तो क्या करता है EIC,
क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्शन बीइंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब जो इंडिया से जो फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं अदर कंट्री में, उनकी क्वालिटी को क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई डिजीज तो नहीं, कहीं कोई इंसेक्ट तो उसमें नहीं है, कहीं कोई रेसिड्यू तो नहीं है, उन सारी चीजों को क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है। कौन? EIC। ठीक है, लिखिएगा क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी एंड सेफ्टी यानी क्या करता है, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड, क्या, फूड प्रोडक्शन बीइंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कहां से भैया? बीइंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इन जो EIC होता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। इस्टेब्लिश करने के पीछे का रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था, एम क्या था? तो जो हमारे यानी हमारे कंट्री इंडिया से जो फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो कोई भी फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको किस लिए, बीइंग एज उसको क्वालिटी एंड सेफ्टी फूड प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उम्मीद करते हैं आपको EIC क्या होता है, पेडा क्या है, BIS क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं BIS, FFS एक्ट, अपेडा और EIC के बारे में आपको सारी चीजें बेसिक टू जितने बेसिक पॉइंट हमने कवर किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मिड डे मील के बारे में सारी चीजें पता भी हो गई होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्या है भैया, FSS एक्ट किसके अंतर्गत आता है? ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। मिड डे मील मतलब है तो भाई फूड से ही रिलेटेड, तो इसी के अंतर्गत आएगा, FFS एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी डिक्लेयर्ड एंड एवरी पैकेज ऑफ फूड, प्रत्येक पैकेज पर क्या घोषित किया जाएगा भोजन की। अगला ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ग्रॉस क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देख लेते हैं क्या होते हैं ये सब। ग्रॉस क्वांटिटी की बात करें तो ये होता है ओवरऑल अमाउंट से, किससे, ओवरऑल अमाउंट से रखा जाता है। नेट क्वांटिटी तो ये क्या होता है भैया, एक्चुअल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू या अमाउंट, क्या, एक्चुअल वैल्यू या अमाउंट। जो नेट क्वांटिटी होती है उसको एक्चुअल वैल्यू या अमाउंट से कंसीडर करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है या क्वांटिटी होती है, ये फिक्स नहीं होती है, एक अंदाजा रखा जाता है कि हाँ अप्रॉक्स इतना हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं होता। या फिर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी होंगे। किस लिए भैया, जो डिक्लेयर किया जाता है एवरीडे पैकेज ऑफ फूड, मतलब जो पैकेजिंग होती है उस पर जो घोषित किया जाएगा भोजन के लिए, तो क्या होगा, ग्रॉस क्वांटिटी, मतलब ओवरऑल सारी चीजें घोषित कर दी जाएंगी डिक्लेयर। नेट क्वांटिटी को घोषित किया जाता है कि भैया जो ये पैकेजिंग है इस पे प्रोटीन इतने मात्रा में है, विटामिन इतने मात्रा में है, शुगर इतने मात्रा में है, सारी चीजें वहां पे डिक्लेयर की जाती हैं। तो नेट होगा या ग्रॉस होगा? भाई आना तो दोनों चाहिए। ग्रॉस मतलब ओवरऑल होता है, ठीक है, नेट मतलब वहां सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती हैं। ठीक है, ग्रॉस में सब कुछ आ जाता है, उसमें जो भी है, क्लियर है नहीं क्लियर है सब आ गया अगर उसमें है तो। बट नेट में क्या होता है कि सारी चीजें वहां A to Z उसको दर्शाया जाता है, कितने पॉइंट में है, कितने mg में है, कितने किलो में, कितने ml में, सारी चीजें वहां पे जो है दर्शा दी जाती हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या है भैया, नेट क्वांटिटी, मतलब आप लोग कोई पैकेट खरीदते होंगे
उदाहरण लेते हैं चिप्स का पैकेट, तो उस पर सब लिखा होता है, इतने पॉइंट, इतने ml, इतने mg, इतने mg, इतने mg, सब सारी चीज़ें बेसिक टू लिखी होती हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए भैया आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, या फिर टेक्निकल ऑफिसर, साथ ही साथ फूड एनालिस्ट या किसी स्टेट एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा एग्रीकल्चरल जीके प्लेटफॉर्म लेकर आया है एक कंप्लीट कोर्सेज, ठीक है, जो कि इसमें जो इसका फीचर है यानी क्या है भैया, वीडियो लेसन्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, यानी कहने का मतलब ये है कि वीडियो लेसन के माध्यम से जो भी एग्जाम का जो सिलेबस होगा उसको A to Z कवर किया जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो क्लास जो है, क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें वो किस आपको क्या कर सकते हैं, उसको वो प्रिंटेबल होंगे, मतलब आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट यानी मॉक टेस्ट जो होगा वो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया गया, डिजाइन किया गया, बनाया गया है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम में क्या है, हेल्पफुल होंगे। ई बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, ये भी जो उसमें आपके कोर्स में एक ई बुक मिलेगा और ये क्या होगा, प्रिंटेबल होगा, मतलब आप इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपको इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आइडिया लग जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे एग्रीकल्चरल जीके के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो ऐप को क्या करें, इंस्टॉल करें, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर क्या करें आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चरल जीके का, यहाँ से भी ये चीज़ें आपको, एक कोर्स आपको मिल जाएगा। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की, या फूड एनालिस्ट, तो क्या करें, फटाफट इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। इसका जो एक मिनिमम प्राइस रखा गया भैया वो 3,199 रुपीज़ रखा गया, जो कि एक बहुत मिनिमम प्राइस है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यदि आपने सपना देख रखा है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का तो क्या करें, आप फटाफट इसे बाय कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि भाई एक प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी और एक अच्छे वे में प्रिपेयर कर पाएंगे, आपको एग्जाम को निकालने में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा एक कोर्सेस है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप लोग एफएसओ आराम से बन सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, व्हाट मीन्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36(1) ऑफ द एक्ट बाय द फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट आर यूटी। मतलब कहने का यह है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नामित अधिकारी की खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 36(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। सीधा सा मतलब है भैया कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, मतलब जो नामित किया जाता है या फिर वहां पे रखा जाता है, वो धारा 36(1) के तहत जो कमिश्नर होता है वो किसी स्टेट या फिर यूटी में उसको क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। जो फसाई में कमिश्नर होता है वो उसको क्या करता है, उसको अपॉइंटमेंट करता है। वो कौन होता है भैया, एफएसओ होता है, सीईओ होता है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, या फिर स्टेट एडवोकेट होता है। किसको ये क्या करता है, कमिश्नर अपॉइंटमेंट करता है। बात करें एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, चर्चा हो चुकी है। सीओ की बात करें तो चर्चा
हो चुकी है। किसकी? सीईओ की। ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करें तो भैया ये क्या करता है कि जो भी इससे रिलेटेड काम करते हैं फूड से, उनको क्या करता है? लाइसेंस देता है। क्या करता है भैया? लाइसेंस इशू करता है। कौन? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। स्टेट एडवोकेट क्या करता है भैया? ये इन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। लाइसेंस कैसा है, क्या है, मिला है नहीं मिला, लिए नहीं लिए, क्या कार्य हो रहा है, उनको क्या करता है? ये इंस्पेक्शन करता है, इवेल्युएट करता है। ठीक है, कौन? स्टेट एडवोकेट। लिख लेते हैं एक दो पॉइंट इनके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो लिखिएगा, ये क्या करता है भैया? इशू करता है क्या? लाइसेंस। ये लाइसेंस को इशू करता है। ये क्या करता है? इवेल्युएट करता है। क्या? इवेल्युएट करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें चर्चा हो ही चुकी हैं। देख लेते हैं कौन इसको अपॉइंटमेंट करता है। तो भैया स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कौन करता है? कमिश्नर करता है। ठीक है, कौन? कमिश्नर। चाहे वो स्टेट का हो या फिर किसी यूटी का हो, उसको कौन? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? कमिश्नर करता है। कौन करता है? कमिश्नर करता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेंटेन सैनिटरी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स एंड वर्कर्स हाइजीन टू द कैटेगरी ऑफ फूड बिजनेस। यानी स्वच्छता को बनाए रखना है, मानकों और कार्यकर्ता की स्वच्छता के लिए खाद्य व्यवसाय की श्रेणी। कहने का मतलब ये है कि जो हाइजीन होता है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, कौन करता है? चलिए देख लेते हैं। एफबीओ, डीओ, एफएसओ या फिर फूड एनालिस्ट, ये सब क्या होते हैं भैया? यानी जो हाइजीन मेंटेन करेगा, कौन करेगा? जो उस काम को करवा रहा होगा। ठीक है, कौन? जिसे मान लो हमारे पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस है, आप कोई फूड प्रोडक्ट रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आपके पास भैया लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने लाइसेंस ले रखा है तो आप जब सारी प्रोसेसिंग करवाएंगे तो हाइजीन को तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं क्या होगी? हमारे जो फूड प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट होंगे, आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे भैया? कंटामिनेशन उसमें हो जाएगा, मतलब वो प्रदूषित हो जाएंगे अगर आप उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो। ठीक है, एफबीओ क्या होता है? चर्चा कर लेते हैं भैया। अगर एफबीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है भैया? फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। ये क्या काम करता है? मान लो कि आप हैं या हम हैं, हमने क्या किया? फसाई का लाइसेंस ले लिया। अब हमें कोई फूड प्रोडक्ट बढ़िया से बनाना है, हमें मार्केट में उसे क्या करना है? सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, बाहर एक्सपोर्ट करना है। इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं? एफबीओ जो होता है, यानी हम ही लोग जो होते हैं, जो लाइसेंस लेता है वही एफबीओ होता है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एफबीओ में जो है भैया वो पब्लिक और प्राइवेट इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या? पब्लिक या फिर प्राइवेट। मतलब कहने का ये है, आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला सकते हैं इसके तहत, तो बना सकते हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल हो सकते हैं। क्या भैया? इंडिविजुअल हो सकते हैं। एफबीओ का मतलब जो लाइसेंस लेता है वही एफबीओ होता है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो लाइसेंस को क्या करता है? लेता है, वो एफबीओ कहलाता है। डीओ मतलब क्या होता है भैया? डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। क्या होता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एफबीओ को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी? लाइसेंस रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसको? एफबीओ को। आप थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, हम बोलते रहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको क्या होती है? रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि राइटिंग बनाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। ठीक, बात करते हैं डीओ की, तो ये क्या होता है भैया? डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। क्या?
डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है, क्या होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। ये क्या करता है भैया, तो ये इसको जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है कौन करता है भैया, कमिश्नर करता है। कौन, कमिश्नर करता है। ठीक है, कौन करता है, कमिश्नर इसको अपॉइंटमेंट करता है, किसको, डीओ को। ठीक है, एफएसओ की चर्चा हो चुकी है। फूड एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट से ही शब्दें क्लियर है, यानी वर्ड जो है इसका, इंग्लिश का जो वर्ड है वो क्लियर है। एनालिस्ट मतलब विश्लेषण होता है, यानी खाद्य विश्लेषण इसको हिंदी में कहते हैं। इसका काम क्या होता है, देख लेते हैं कि जो फूड एनालिस्ट होता है ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट क्या करता है भैया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टू डिटरमाइन करता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है फूड की। ठीक है, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक, और क्या करता है, क्वांटिटेटिव, फिजिकल, केमिकल, क्या फिजिकल केमिकल फूड क्या करता है भैया, प्रॉपर्टीज को चेक करता है, किसको, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज को, जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फूड की, या फिर क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, उसको क्या करता है फूड एनालिस्ट जो है चेक करता है। चलिए अब हम मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका है एफबीओ, मतलब एफबीओ मतलब हम लोग, जो बिजनेस को चलाने वाला है, करने वाला है, वही सारी हाइजीन को मेंटेन करेगा, ना कि आपका डीओ करेगा, ना आपका एफएसओ करेगा, ना आपका फूड एनालिस्ट करेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज EIAS फंक्शन अंडर, निर्यात निरीक्षण एजेंसियां EIA किसके अंतर्गत कार्य करती हैं, फसाई, फिश, TADF या EIC। देख लेते हैं, यानी जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी होती है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करती है, जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उस पर इंस्पेक्शन करती है। EIC हम चर्चा कर चुके हैं। EI ये भी एक एजेंसी है जो क्या करती है, इन चीजों को इंस्पेक्शन करती है। वो 20 में आती है, फसाई में आती है, चर्चा हो चुकी है फसाई की, 20 की चर्चा हमने ऑलरेडी अभी किया है। DADF की चर्चा अभी कर लेते हैं। EIC की चर्चा ऑलरेडी अभी हम कर चुके हैं। DADF की बात करें तो क्या होता है भैया, डिपार्टमेंट ऑफ, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ, DADF डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्या भैया, एनिमल DADF क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या, डियरिंग, TIAR मतलब डियरिंग एंड क्या, फिशरीज। DADF का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डियरिंग एंड फिशरीज। ये क्या करता है, ये जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, जो क्या है, डेयरी सेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी सेक्टर से रिलेट करते हैं जो प्रोडक्ट, उनको क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है। क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। वर्क क्या है, फूड सेफ्टी रिलेट टू एनिमल प्रोडक्ट। वर्क इसका क्या है भैया, एम क्या है, फूड सेफ्टी रिलेट टू एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, फूड सेफ्टी रिलेट टू एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं
उनसे क्या करता है, फूड सेफ्टी रिलेशन वगैरह रिलेट करता है, वर्क करता है उसके लिए सेफ्टी कैसे रखा जाए, जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका दही छाछ वगैरह वगैरह सब होता है। ठीक, पढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, इसमें कौन सा आएगा, तो EIC आता है, इसकी चर्चा हमने किया, ये इसी की एजेंसी EIA है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड इफ, यदि केंद्रीय लाइसेंस की आवश्यकता है तो किसको, FBO को, ऑपरेटिंग द 2 or more स्टेट, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। चलिए ऑप्शन पे मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। सेंट्रल लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, यानी जो लाइसेंस होता है वो क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों पड़ती है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर ऑपरेटिंग इन 2 or more स्टेट, मतलब कहने का ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो बिजनेस कर रहा है, जो FBO होता है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या सेंटर यानी फसाई के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जी बिल्कुल पड़ेगी भाई, बिना लाइसेंस के तो आप कोई काम नहीं कर सकते। नहीं क्या होगा, उस पर पेनाल्टी लगेगी, आप पकड़े जाएंगे, आप क्या हैं, फ्रॉड घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, बिल्कुल भाई सही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट इक्विप्ड टू हैंडल और प्रोसेस more than 500 kg ऑफ मीट पर डे और 150 million टन पर एनम। कहने का ये मतलब है कि ये एक क्वांटिटी दिया है, क्या इतना आप अगर मिलियन यानी पर एनम एनुअली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, भैया बिल्कुल पड़ेगी। आप कुछ भी करो उससे पहले आपको GST लाइसेंस ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज की बात करें तो क्या इसमें सब सही होगा, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं कौन सा सही है भैया इसमें। तो कौन है, ऑल ऑफ दीज इसमें सही होने वाला है, मतलब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु डज रिस्क असेसमेंट फॉर कोडेक्स स्टैंडर्ड फॉर पेस्टिसाइड रेसिड्यू। हु डज रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क होता है उसको असेसमेंट करता है कौन, कोडेक्स स्टैंडर्ड, मतलब पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो होते हैं वो क्या करता है, उसको असेसमेंट करता है कोडेक्स स्टैंडर्ड। ठीक है भैया, कोडेक्स क्या करता है, ये जैसे आपका फसाई हो गया नेशनल लेवल पे काम करता है, मतलब फूड किसी कंट्री में काम करता है, तो वैसे क्या करता है कोडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं हम, MICR, JMPR, NICS, JJM। ऑप्शन पे मूव करते हैं कि जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू होता है उससे रिलेटेड जो कोडेक्स स्टैंडर्ड है, क्या वो कौन है, इसमें से कौन एजेंसी है जो रिस्क असेसमेंट करती है। ठीक है, जो उससे रेसिड्यू मान लो बचा है तो उससे रिस्क है भैया, तो उसको असेसमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सी करती है। बात करें MICR, तो वैसे फूड से रिलेटेड तो MICR का कोई लेना देना नहीं है। MICR का मतलब जो होता है, आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो खाद्य पदार्थ हो सकते हैं या एक्स्ट्रा कोई कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी, तो वहाँ पे एक बार कोड होता है, या हम लोग जहाँ जाते हैं कहीं गए कुछ लेने गए अभी इस समय, तो क्या होता है वहाँ पे हम स्कैन करते हैं, तो क्या होता है वो यही होता है, MICR ही होता है, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, सॉरी रीडर नहीं रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है भैया, मैग्नेटिक, ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या रिकॉग्निशन, ये क्या करता है, जो फूड वगैरह में बारकोड लगा होता है उसको स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, JMPR की बात करें तो JMPR क्या होता है, ज्वाइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का फुल फॉर्म होता है, क्या, ज्वाइंट
मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू। मतलब कहने का ये है कि जो रेसिड्यू वगैरह होता है, मान लो कोई हमें कुछ फूड प्रोडक्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है विदेश में, फॉरेन कंट्री में, तो भैया उसमें जांच होती है, ऐसे नहीं चला जाता। सारी हमारे इंडिया में भी एजेंसियां हैं, जांच करती हैं, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो भी जांच करते हैं। हो सकता है आपके फूड में कोई बीमारी हो, कंटामिनेशन हो, कुछ भी हो, जिससे कोविड आ गया था चाइना से, तो उसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो अदर कंट्री में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या करता है ये, एक ज्वाइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू, मतलब एक होता है एक एजेंसी है GMPR, वो क्या करती है, इसको चेक करती है। ठीक है, अगला जो है NICS। NICS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड। नेशनल क्या भैया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोडेक्स, क्या, कोडेक्स स्टैंडर्ड। जैसे आपका ये कोडेक्स स्टैंडर्ड होता है, कोडेक्स स्टैंडर्ड एक मतलब क्या है, एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। उसी प्रकार हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग कोडेक्स स्टैंडर्ड होता है। जैसे इंडिया में हमारा क्या है, नेशनल NICS है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड, जो इंडिया में काम करता है। उसी प्रकार क्या होता है भैया, JIM, मतलब ये तो फूड से रिलेटेड नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ठीक है, क्या है, जल जीवन मिशन। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। NICS जो क्या करती है, नेशनल लेवल पे वर्क करती है। क्या भैया, नेशनल लेवल वर्क करती है। NICS नेशनल लेवल पर वर्क करती है। कौन भैया, NICS जो है नेशनल लेवल पे वर्क करती है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। कौन है जो रेसिड्यू को असेसमेंट करता है? उम्मीद करते हैं आपको ऑप्शन से ही कुछ क्लियर हो गया होगा। कौन है, JMPR है, ज्वाइंट मीटिंग, क्या, ज्वाइंट मीटिंग ज्वाइंट मीटिंग ऑन क्या, पेस्टिसाइड रेसिड्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही असेसमेंट करता है, कोई रेसिड्यू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसको क्या करता है, असेस करता है, कोई समस्या ना हो। अगर फूड जो खाद्य पदार्थ है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो। चलिए आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई कहीं कमी रह रही है, कोई दिक्कत रह रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। कोई गलतियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलने में मिस्टेक होती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, जो गलतियां होंगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको सुधार करेंगे। ठीक है, आप क्या करें, उसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक क्या करें। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगी कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ क्या है, क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार से और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात, आप लोग अधिक से अधिक क्या करें, इस सेशन में जुड़ने का प्रयास करें। आपसे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आपने देखा कि 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कितने पॉइंट कवर किए कल के क्लास में, आज की क्लास में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ ये फूड टेक स्कॉलर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे क्या करें, ज्वाइन कर लें, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, जानकारी हो तो आपको वहाँ पर मिलता रहे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे क्या करें, ये आपका जो फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको कोई वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको क्या करें, मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास। जय हिंद, जय भारत।